हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज हम पढ़ेंगे जनवरी मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल न्यूज़ इन एमसीक्यू फॉर्म, जिसमें हमारे केस लॉज आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड करा। तो अगर आप, जैसे हमें पता है उत्तराखंड का नेक्स्ट मंथ एग्जाम ही है, तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट एमसीक्यू जो बात कर रहा है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किसे रिसेंटली अपॉइंट करा है जज, जो कि कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हैं, वो हैं जस्टिस मनमोहन। जस्टिस मनमोहन को क्या करा है, रिसेंटली अपॉइंट करा है, जो कि क्या थे, वो दिल्ली हाई कोर्ट के ही क्या थे, जज थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जस्टिस मनमोहन सिंह जो हैं वो हाई कोर्ट के जज थे, वो कौन से हाई कोर्ट के जज से एलिवेट हुए हैं, तो वो हुए हैं हमारे दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो क्या थे, वो हमारे जज थे प्रायर टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन बात कर रहा है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स डिड सुप्रीम कोर्ट ग्रांट इंटरिम बेल टू आसाराम बापू इन 2013 रेप केस। जो आसाराम बापू पे 2013 का रेप केस था, तो कौन से ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंटरिम बेल दी है, तो वो दी है सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पे, क्योंकि जो उनकी मेडिकल कंडीशन है वो ठीक नहीं थी। इसकी वजह से क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने, उन्हें मेडिकल ग्राउंड पे क्या दी है, एक तरीके से इंटरिम बेल ग्रांट करी है। ठीक है। फिर है एज फोर्थ क्वेश्चन है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर हाउ मेनी सिक्योरिटी पर्सनल विल बी प्रेजेंट अराउंड आसाराम बापू ड्यूरिंग हिज इंटरिम बेल पीरियड। कि जो उन इंटरिम बेल पीरियड दिया है, तो कितने पर्सन्स उनके अराउंड रहेंगे। तो ये जो डिसाइड करा है, ये करा है कि कितने पर्सन्स रहेंगे, ये रहेंगे हमारे 3 पर्सन्स उनके अराउंड रहेंगे, जो क्या है, सब चीजें उनको ओवरव्यू करते रहेंगे। उन्होंने स्पेसिफाई करा कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आसाराम बापू के पास रहेंगे, बट हाँ, उनकी कोई भी मेडिकल ग्राउंड्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अलाउड रिलैक्सेशन ऑफ पोल्यूशन रिस्ट्रिक्शन अंडर विच प्लान। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अलाउ करी है रिलैक्सेशन, तो वो कौन से में अलाउ करी है, वो करी है ग्रैप में। तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ग्रैप क्या है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने परमिट करा है कि जो कमीशन हो रही है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का, टू रिलैक्स, क्योंकि ग्रैप 4 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है एयर क्वालिटी दिल्ली के अंदर। इसलिए आपको याद रखना है, ग्रैप है भी क्या, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसके अंडर क्या करा है, सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी है। फिर हमारा 6th क्वेश्चन आता है, विच पोस्ट हैज बिन रिजर्व फॉर विमेन कैंडिडेट्स इन द एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सीट आपको रिजर्व रखनी होगी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ट्रेजरर। ट्रेजरर मतलब जो ये फाइनेंशियल मैटर्स को ओवरव्यू करते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने रूल करा कि जो ट्रेजरर पोस्ट है एडवोकेट एसोसिएशन के अंदर, वो रिजर्व की जाएगी किसके लिए, विमेन कैंडिडेट्स के लिए, जिससे कि एक तरीके से प्रमोट कर रहे थे कि जेंडर रिप्रेजेंटेशन होगा किसके अंदर, लीगल बॉडीज के अंदर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इन जनवरी 2025 विच इंडियन टेम्पल वॉज ग्रांटेड अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसे हम FCRA बोलते हैं, अलाउइंग इट टू रिसीव फॉरेन डोनेशन। तो कौन सी टेम्पल को अलाउ कर दिया है कि वो फॉरेन डोनेशन भी ले सकते हैं, तो वो जो अलाउ करा है, वो करा है बाके बिहारी टेम्पल को। तो बाके बिहारी टेम्पल को क्या करा है, अलाउ कर दिया है कि आप क्या है, रिसीव कर सकते हो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर दिस फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, द भारतीय वायु अधिनियम विच केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 1st 2025 रिप्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। अभी आपको याद होना चाहिए कि एक भारतीय वायु अधिनियम एक्ट आया है 1 जनवरी 2025 को, तो इसने कौन से एक्ट को क्या करा है, रिप्लेस करा है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। जो एयरक्राफ्ट एक्ट, जो अपने आप में इतना पुराना, मतलब 90 साल पुराना एक्ट था, अब उसको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है किसने, ये भारतीय वायु अधिनियम ने करा है, जिससे हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं इंडिया के एविएशन को, सेक्टर को, और एयरक्राफ्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है,
who was appointed as a new ombudsman and ethic officer of the Board of Control for Cricket in India, जिसे हम BCCI बोलते हैं, in January 2025। तो अगर हम बात करें कि रिसेंटली कौन ombudsman बने, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये जो बने हैं वो बने हैं जस्टिस अरुण मिश्रा। तो जस्टिस अरुण मिश्रा को क्या करा, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे, उन्हें अपॉइंट करा है एज ombudsman एंड एथिक ऑफिसर ऑफ BCCI। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है, उत्तराखंड ने क्या करा है, इम्प्लीमेंट करा है किसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, किसके अंदर, उत्तराखंड में। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको ये भी याद होना चाहिए कौन से आर्टिकल में है, ये है हमारे आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उत्तराखंड एक पहली स्टेट है जिसने क्या करा है, डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे यहाँ पे अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। वो सब सिविल लॉज पे यही एप्लीकेबल होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि अब इस पे ये होगा या उस पे होगा। तो ऑल जो भी रेजिडेंट हैं उत्तराखंड के, सब पे यूनिफॉर्म सिविल कोड एज इट इज एप्लीकेबल होगा। इसकी डिटेल वीडियो आपको इस पे चैनल पे भी मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यूसीसी मीन्स जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उत्तराखंड के अंदर जो इंट्रोड्यूस करा है, वो किसकी लीडरशिप में करा, मीन्स चीफ मिनिस्टर कौन है उस वहां के, तो आपको याद रखना है वो है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ही हैं जिन्होंने क्या करा है, ये इनिशिएटिव उठाया है और फर्स्ट इंडियन स्टेट बनाया जिन्होंने ऑफिशियली अडॉप्ट करा है इस लॉ को। ठीक है, अब है व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ शेरून राज डेथ एज पर द फॉरेंसिक रिपोर्ट। अगर हम बात करें शेरून राज केस की, तो जो शेरून राज केस है ये अपने आप में जनवरी में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा था। इसके अंदर क्या किया था, एक लड़की ने अपने फियांसे को क्या करा था, पॉइजन दे के क्या कर दिया था, मार दिया था अपने एक्स्ट्रा रिलेशनशिप के लिए। और उसके लिए उसने आयुर्वेदा की बहुत स्टडी करी थी और आयुर्वेदा की ऐसी वो मेडिसिन सी ली थी जिससे कि उसके खाने में मिला के उसको मार दिया था। तो क्या है, कैसे हुई है उसकी डेथ हुई है पॉइजनिंग से। तो ये है शेरून राज का केस जो कि भी बहुत लाइमलाइट में था। तो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी उसने यही बताया कि यहाँ पर ये रिवील करा कि जो पर्सन की डेथ हुई है शेरून राज की, वो पॉइजन से ही हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द विजय केस। अभी विजय केस जो 2025 का ही था, डील विद की लीगल इशू। ये जो केस है, इस केस में क्या लीगल इशू उठा था, देखो ये जो केस है इसमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का मुद्दा उठा था आईपीसी के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर ये जो मैटर पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 300 के ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन और सडन फाइट, तो इनके ऊपर काफी डीप एनालिसिस किया था कि ये दोनों डिफरेंट है। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा जब आप कोई सा भी एक्सेप्शन ले रहे हैं। तो इस केस में यही चीज का बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ था कि कोर्ट ने केस ने फोकस करा था कि जो एक्यूज है वो कौन से एक्सेप्शन में जाएगा, वो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में जाएगा या सडन फाइट में जाएगा। फिर ये हमारा नेक्स्ट केस, द केस ऑफ सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 इट वाज रिलेटेड टू। तो ये जो सुप्रिया चक्रवर्ती केस है, ये जो केस आया था, इसमें जो मेन मुद्दा उठा था वो था सेम सेक्स मैरिज का, कि जो सेम सेक्स मैरिज है, देखो अब क्या था, अभी तक हमारे पास ये था लिविंग रिलेशनशिप, तो आपको अलाउ कर दिया था सेम सेक्स के अगर आप, पर अभी तक कोई भी लीगलाइज नहीं करा कि हम लीगलाइज कर दे कि हाँ ये पर्सन क्या है, दोनों सेम सेक्स के वो मैरिज भी कर सकते हैं। तो यही मुद्दा यहाँ पर उठा था कि ये फाइल की थी पिटीशन कि सेम सेक्स मैरिज भी आपको क्या कर देनी चाहिए, अलाउ कर देनी चाहिए। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीना केस 2025 डील प्राइमरली विद विच लीगल इशू। एक रीना केस आया था जो किसकी बात कर रहा था, वो बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की और मेंटेनेंस की। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुद्दे को उठाया था कि जब कोई फीमेल अब जा रही है अपने पति का घर छोड़ के विद अ रीजन कि उसका पति उसे मारता है, पीटता है, उसको घर में वॉशरूम तक यूज नहीं करते और करने देते, और उसकी घर की मेडिकल कंडीशन भी बहुत बुरी है, तो अगर हस्बैंड फाइल करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की, तो जो वाइफ है उसके पास राइट है ना आने का, क्योंकि उसके पास जेन्युइन रीजन है। बट इस बेसिस पे आप उसे सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में मेंटेनेंस के लिए मना नहीं कर सकते। शी इज लाइबल की उसकी मतलब वो है एलिजिबल टू गेट द मेंटेनेंस, कि उसको मेंटेनेंस मिलेगा।
तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही डिस्कस किया था, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए फोकस किया था कि जो वाइफ है, डिस्पाइट उसने जो हस्बैंड ने डिक्री ली थी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की, उसने उसकी पालना नहीं करी क्योंकि उसके पास जेन्युइन रीजन था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 125 में मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसे हम नालसा बोलते हैं, उन्होंने नया इनिशिएटिव लिया है कि हम लीगल लिटरेसी करेंगे अंडर द नेम ऑफ विच इनिशिएटिव। तो किस इनिशिएटिव के अंदर उन्होंने ये जो लिया है वो है न्याय मित्र प्रोग्राम। न्याय मित्र प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, न्याय मित्र। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि लॉन्च करा है कि हम कैसे लीगल लिटरेसी और अवेयरनेस जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज हैं उन्हें हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2025 जो कि डिसाइड करता है टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स इन द लीगल एजुकेशन सिस्टम। जो बीसीआई ने, अभी बीसीआई की बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस आई थी जिसमें बीसीआई ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि अगर कोई एलएलबी कर रहा है तो उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होगा, आप एक साथ 2 डिग्री नहीं ले सकते हो, जब आपकी डिग्री मिलेगी तब देखा जाएगा कि आपने कैसे ली है, आपने कोई क्राइम तो नहीं करा है, बहुत सारी गाइडलाइंस आई थी। तो ये कह रहे हैं, तो मेन जो उनका मकसद था वो क्यों आई थी, ये जो गाइडलाइंस आई थी उनका ये था कि हमें एक ओवरऑलिंग करना है सर्कुलम टू एम्फेसाइज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कि बच्चों में एक थोड़ा सा मेंटेन रहे डिसिप्लिन भी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिले जिससे बच्चे रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सके। इसलिए उन्होंने कहा सीसीटीवी भी लगवाओ कॉलेजेस, आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगवाओ कि जिससे क्या है बच्चों की एक अटेंडेंस भी मेंटेन हो। फिर है व्हाट वाज द की फीचर ऑफ द लीगल एड इनिशिएटिव लॉन्च बाय नालसा इन 2025 फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए वो लाए थे डिजिटल लीगल काउंसलिंग एंड अवेयरनेस वर्कशॉप, जिससे कि इस न्यू इनिशिएटिव से लोगों को क्या हो, एक डिजिटल काउंसलिंग दी जाए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जाए जिससे कि लोग मोर एक्सेसिबल हो, उन्हें जस्टिस मिल सके। फिर है हमारा 20th क्वेश्चन, विच लीगल एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन मोस्ट इन्वॉल्व इन एडवोकेटिंग फॉर रिफॉर्म्स इन द लीगल एजुकेशन सिस्टम। तो किसने किया है, अभी हमने बात करी थी, ये लेकर आए हैं हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिससे हम लीगल एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा अच्छे से एनालाइज, बहुत एनहांस कर सकें। फिर है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली इशूड अ रूलिंग रिगार्डिंग द एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ टेनरीज इन विच सिटी। तो कौन सी सिटी में करा है, ये करा है वेलोर में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस करा है कि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है टेनरीज का, वेलोर कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, जिसमें पर्टिकुलरली वो कंसर्न कर रहे हैं कि पोल्यूशन हो रहा है हमारी पालर रिवर में ड्यू टू अनट्रीटेड टैनरी एफ्लुएंट्स, जो टैनरी के एफ्लुएंट्स हैं उनको अनट्रीट करा जा रहा है, इस वजह से हमारी जो ये पालर रिवर है वो खराब हो रही है। फिर हमारा नेक्स्ट, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग डिस्कस द पब्लिक व्यू एज पर सेक्शन 3 ऑफ द SC/ST एक्ट। देखो यहाँ पर ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो करुपुदियार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3 क्लॉज 1 आर ऑफ SC/ST एक्ट को डिस्कस करा था। इस केस में ये कहा था कि अगर कोई ये पर्सन कौन है, SC/ST नहीं है, ठीक है, पर वो एक बंद कमरे में किसी पर्सन को कह रहा है जो कि SC/ST है, तो वो इस एक्ट के अंदर पब्लिक व्यू में नहीं आ रहा, इसलिए वो क्या है, पनिशेबल नहीं होगा। पब्लिक व्यू में आने का मतलब क्या है, वो ऐसी प्लेस पर होना चाहिए जो पब्लिक की नॉलेज में होना चाहिए। तो इस केस में इसी चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस करा था और पर्सन को एक्विट कर दिया था, छोड़ दिया गया था कि ये SC/ST एक्ट के अंदर नहीं आएंगे। फिर है द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट इन सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज रिलेटेड टू विच लीगल इशू। ये अभी हमने बात ही की थी, यहाँ पे वो रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज की बात कर रहे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करा था, देखो ये काम हमारा नहीं है, हमारा काम नहीं है, ये काम है हमारी पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट ही इसके ऊपर कुछ लॉज लेकर आ सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पे ये डिसाइड किया था। फिर है विच लीगल प्रोविजन वाज प्राइमरली डिस्कस्ड इन द सेम सेक्स मैरिज। जो ये सेम सेक्स मैरिज है, तो लोगों ने जब ये पिटीशन फाइल करी गई थी तो इसमें कहा था कि कौन सा राइट के अंदर हमारा ये सेम सेक्स मैरिज आता है, तो था आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, इसके अंडर ये हमारा राइट आता है सेम सेक्स मैरिज का।
फिर है व्हाट डज अ ब्लैक वारंट सिग्निफाई इन द इंडियन लीगल सिस्टम। देखो अभी रिसेंट एक वेब सीरीज आई थी जिसमें ब्लैक वारंट था, तो इसलिए ब्लैक वारंट काफी लाइमलाइट में हुआ था। तो ब्लैक वारंट क्या है, जो कोर्ट ऑर्डर देती है टू एग्जीक्यूट डेथ पेनल्टी, कि कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसमें एग्जीक्यूट किया जाता है डेथ पेनल्टी को, जिसे हम कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, जो रेयर टू रेयरेस्ट केस में दी जाती है। नेक्स्ट है बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ ब्लैक वारंट विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल रेमेडी मस्ट बी एग्जॉस्टेड। जब ब्लैक वारंट एग्जीक्यूट किया जाता है तो कौन सी लीगल रेमेडीज है पहले वो एग्जॉस्ट होनी चाहिए। अगर वो एग्जॉस्ट नहीं होती तो अगर नहीं होंगी तो जो वो ब्लैक वारंट है वो लीगल नहीं माना जाएगा, वो इलीगल माना जाएगा। तो कौन कौन सी है, रिव्यू पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास डाल सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन यस, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगर ये सारी ही आपने एग्जॉस्ट कर ली तभी ये जो ब्लैक वारंट है वो लीगल माना जाएगा, अदरवाइज वो लीगल नहीं माना जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप 26 MCQ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो थैंक यू।